Assalamu alaikum everyone. I am Zumbal Shahzad and welcome to World Affairs. Today we are going to discuss about the Standing Committee of China. Last time when we were discussing about the legislature of China तो हमने वहाँ बहुत दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी के बारे में सुना था कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. So I thought to make an additional video on this specific topic जिसमें हम उसकी composition और इसके functions जो कि हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन exclusively इस वीडियो में देखेंगे. And इसके जो इम्पोर्टेंस है या ये क्यों बनाई गई है ये चीज़ हमने देखनी है. तो व्हाट इज स्टैंडिंग कमेटी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाइना में एक तो स्टैंडिंग कमेटी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है और एक उनके लेजिस्लेचर में. कम्युनिस्ट पार्टी में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें करंटली 7 मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं और उनके कुछ मेजर फंक्शंस है जो पार्टी की सारे पॉलिसीज को देखते हैं. ऑन द अदर हैंड लेजिस्लेचर के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें अभी रिसेंटली करंटली ये समझ लें कि 175 मेंबर्स हैं बट 200 तक इनके मेंबर्स की तादाद हो सकती है. स्टैंडिंग कमेटी जब लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ये संभालती है. परमानेंट बॉडी है. इसमें 3 अहम पोस्ट हैं, चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, सेक्रेटरी जनरल की, और बाकी सारे आम मेंबर्स होते हैं जो कि 5 साल के लिए कांग्रेस इलेक्ट करती है. ठीक है. और जब 5 साल के बाद लेजिस्लेचर चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाते हैं. इनके भी अगेन इलेक्शन होते हैं. इनके रिटायरमेंट की एज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स है और कोई भी जो है इसका मेंबर वो कंसेक्टिव 2 ईयर्स के बाद इसका पार्ट नहीं बन सकता. ठीक है. अच्छा, फंक्शंस क्या हैं? स्टैंडिंग कमेटी ये तमाम फंक्शंस करती है जो जिसकी मैंने लिस्ट दी है, तकरीबन 9 है. इसको हम डिटेल से देख लेते हैं. बट व्हाट आर दिस फंक्शन? सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन है, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जुडिशियल फंक्शन, प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन है, डिप्लोमेटिक फंक्शन, ग्रांट ऑफ अवार्ड, टाइटल्स, ऑनर्स एंड मेडल्स, इकोनॉमिक पावर है, और वेरियस इंस्टीट्यूशन की सुपरविजन भी ये करते हैं. लेजिस्लेटिव फंक्शन में जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो जैसे लेजिस्लेचर करता है लेजिस्लेशन, स्टैंडिंग कमेटी भी बहुत सारे मामलों पे लेजिस्लेशन करती है. इनके आर्टिकल 62(3) है इनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बताता है कि एनपीसी मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस किन किन डोमेन्स में लेजिस्लेट कर सकती है और जो रेजिड्यूरी मैटर्स रह जाते हैं उनको सबको डील कौन करता है? स्टैंडिंग कमेटी. उन सब में स्टैंडिंग कमेटी लेजिस्लेशन करती है. स्टैंडिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं 175 मेंबर्स में से हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो बिल सबमिट करवा सके या किसी भी प्रपोजल को सबमिट करवा सके फॉर द लेजिस्लेशन, और वो उसी प्रोसीजर से सबमिट करवाते हैं जो कि लॉ ने डिस्क्राइब किया है. देन जो भी स्टैट्यूट्स हैं जो कि एनपीसी ने बनाए हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने बनाए हैं और वो अब सेशन में नहीं है और उनको इंटरप्रेट करना है या उनको सप्लीमेंट करना है, कोई ऐसी शिक है जिसे रिमूव करना है या कुछ अमेंडमेंट करनी है उसी कानून के अंदर, मतलब कुछ चेंजेस करनी है, तो अब वो काम कौन करेगा? क्योंकि एनपीसी सेशन में नहीं है तो अब स्टैंडिंग कमेटी इसका चार्ज ले लेगी. लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर उसकी पावर की एक्सरसाइज के ऊपर एक लिमिटेशन ये है कि वो उस लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकती. वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जिससे वो लॉ पूरा का पूरे चेंज हो जाए. ठीक है. इस हवाले से उन्हें बहुत एहतियात करनी पड़ती है. उसके बाद जो एनपीसी ने जो भी लॉ बना ली हैं, ठीक है, उनकी इंटरप्रिटेशन स्टैंडिंग कमेटी करती है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन से लॉज इंटरप्रेट करेगी कौन से नहीं, तो ये समझ लिया गया कि स्टैंडिंग कमेटी हर तरह के लॉज को जो कि बेसिक लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करेगी जो कि एनपीसी ने बनाए हैं. देन जुडिशियल फंक्शन, बहुत सारी कंट्रीज में जो जुडिशियल फंक्शन जो जुडिशरी परफॉर्म करती है या एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करती है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है. जैसे कि हमने अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं हमने उसमें देखा है कि जी स्पेशल पार्डन्स या पार्डन किसी को देनी होती है तो वो एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करता है. बट है इन चाइना पार्डन कौन दे रहा है? स्टैंडिंग कमेटी दे सकती है, उसके पास ये पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है वो कौन करता है? वो स्टैंडिंग कमेटी करती है. लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और यूएस में ऐसा होता है कि कौन करता है? जुडिशरी करती है. तो यहाँ क्या है कि जैसे सिर्फ पावर का कंसेप्ट हम जगह जगह देखते हैं, चाइना में अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनकी कम्युनिस्ट पॉलिटी है, तो वो अपने तरीके से चल रहे हैं और वो एक कामयाब तरीका इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही है. ओके. नेक्स्ट क्या है कि कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके दो तरीके हैं. या तो 1/3 मेजोरिटी ऑफ द एमपीसीज डेप्यूटीज
जो है वो उसको प्रपोज करेगी या फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स उसको प्रपोज करेंगे। अच्छा, प्रपोजल अमेंडमेंट की प्रपोजल में तो इनका रोल है, लेकिन अमेंडमेंट के पैसेज में इनका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे। एनपीसी के 2/3 मेजोरिटी वोट्स चाहिए इस अमेंडमेंट को मतलब पास होने के लिए। फाइन। और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अमेंडमेंट करने में स्टैंडिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है, अमेंडमेंट को प्रपोज करने में स्टैंडिंग कमेटी का रोल है। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं जिनके ऊपर ये अपॉइंटमेंट करते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जी मिनिस्टर्स हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के, तो उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन देगा, फिर प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेशन देता है ऑडिटर जनरल या सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल की, तो उसमें भी जो इनको बंदा पसंद आता है ये उसको अपॉइंट कर देते हैं। फिर इसके अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो भी लोग हैं, ठीक है, उसको भी ये अपॉइंट करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन कौन देगा? उस कमीशन का चेयरमैन। देन वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उनको, जुडिशियल कमेटी के मेंबर्स को, और मिलिट्री कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनको प्रेसिडेंट के सजेशन पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के सजेशन पे ये अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोक्यूरेट जनरल ऑफ सुप्रीम प्रोक्यूरेट, ठीक है, उसकी सजेशन के ऊपर ये अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं किन लोगों को? डेप्यूटी प्रोक्यूरेटर जनरल को, प्रोक्यूरेटर ऑफ द सुप्रीम प्रोक्यूरेट को, मेंबर्स ऑफ द प्रोक्यूरेटोरियल कमेटी को, ठीक है, और चीफ प्रोक्यूरेटर ऑफ द मिलिट्री प्रोक्यूरेटोरिएट को। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है बट इसको याद रखना आपने। इसके बाद क्या है, ये अपॉइंट और रिमूव किसको भी कर सकते हैं? ये चीफ प्रोक्यूरेटर ऑफ द पीपल्स प्रोक्यूरेटोरिएट ऑफ द प्रोविंस को, या ऑटोनमस रीजन में ऐसा कोई मतलब चीफ प्रोक्यूरेटर मौजूद है उसको, या म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोक्यूरेट को ये रिमूव भी कर सकते हैं और अपॉइंट भी कर सकते हैं। और ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर होनी चाहिए। फाइन। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स करती है स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन तब करती है जब एनपीसी बिल्कुल भी सेशन में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट डिप्लोमेटिक फंक्शंस। डिप्लोमेटिक फंक्शंस में क्या है? अच्छा, ये इनका प्रेरोगेटिव है, ये इनकी एक्सक्लूसिव पावर है, चाहे एनपीसी पावर मतलब सेशन में है नहीं है, ये इन्होंने परफॉर्म करना है। ये डिप्लोमेट्स को अपॉइंट भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, और मतलब जिसको भी बाहर भेज रहे हैं ये देखते हैं उसको। जो भी किसी भी कंट्री के साथ ट्रीटीज रेटिफाई होनी है या कुछ ट्रीटीज आपने एब्रोगेट करनी किसी भी कंट्री के साथ, तो स्टैंडिंग कमेटी का फाइनल डिसीजन होता है। फाइन। अगर एनपीसी सेशन में नहीं है और किसी कंट्री ने आप पर अटैक कर दिया तो स्टैंडिंग कमेटी प्रोक्लेम करेगी वॉर। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ये भी देखती है कि आपने किसी कंट्री के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम पर अटैक होगा तो हम भी आएंगे, तो इस सब की मतलब इस ट्रीटी की ऑब्लिगेशन भी स्टैंडिंग कमेटी ही देखती है। कॉमन डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन की ऑब्लिगेशन कौन देखती है? स्टैंडिंग कमेटी देखती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अगर कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज करना है तो डिसीजन कौन लेगा? स्टैंडिंग कमेटी लेगी। या आपने पूरी कंट्री में नहीं, प्रोविंस में, किसी एक प्रोविंस में या किसी एक ऑटोनमस रीजन में या किसी म्यूनसिपैलिटी में जो कि डायरेक्टली सेंटर के अंडर है, आपने मार्शल लॉ इम्पोज करना है तो स्टैंडिंग कमेटी ही ये सारे फैसले करेंगी। उस सब किसकी प्रोरोगेटिव है? एनपीसी के ही, सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी की एक्सक्लूसिव पावर है। देन वी हैव ग्रांट ऑफ अवार्ड, टाइटल्स एंड ऑनर्स, इसके अलावा मेडल्स भी। तो ये सब कुछ भी स्टैंडिंग कमेटी देखती है। इसके अलावा इन्होंने टाइटल्स और रैंक्स का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस मतलब इंस्टीट्यूट कराते हैं मिलिट्री के लिए, डिप्लोमेटिक पर्सनल्स के लिए, और हो सकता है कि अदर स्पेसिफिक टाइटल्स और रैंक्स भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इकोनॉमिक पावर इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है अगर एनपीसी सेशन में नहीं है तो। अब क्या है, स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करेगी और एग्जामिन करेगी जो भी पार्शियल एडजस्टमेंट प्लान्स आप लेकर आए हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट बजट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है, और लेकिन वो मतलब स्टेट बजट आ गया है तो उसको भी अप्रूव करना, एग्जामिन करना इनका काम है। फाइन। तो ये इनकी पावर है। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्टेट काउंसिल है, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरिएट है, देन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, इन सब की सुपरविजन ये करते हैं। अगर
स्टेट काउंसिल है या इनमें से कोई एक इदारा है जो ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, डिसीजन या ऑर्डर लेकर आ रहा है जो कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज के अगेंस्ट है, उसको अनल कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। मतलब और जो स्टेट काउंसिल है या इस तरह के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है या फिर प्रोविंसेस के अंदर ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं या ऑटोनमस रीजन्स के अंदर या म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर इस तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं जो कि स्टैट्यूट्स को चैलेंज कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्ट्रडिक्शन में, तो भी ये कमेटी उन सबको अनल कर देगी। फाइन। फिर हम देख लेते हैं, अब हमने सारी बातें कर ली कि इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई स्टैंडिंग कमेटी क्यों बनाई गई है? तो सबसे पहली बात कि स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स की तादाद बहुत कम है, तो यहाँ होमोजेनिटी ऑफ द ओपिनियन हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो इसलिए देन एनपीसी में एक तो हम देखते हैं कि मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत मुश्किल चीज़ है, और फिर उसका सेशन भी बहुत छोटा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो साल में एक दफ़ा मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेशन भी होता ही नहीं है, डिले हो जाता है। तो अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, वो फिर उसके लिए कोई बॉडी तो चाहिए ना, जो उन सारी चीज़ों को देखे। तो दैट्स व्हाई स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो कि सारे मसले मसाइल को देखती है, और अगर एनपीसी सेशन में नहीं है, तो स्टैंडिंग कमेटी ही सारे हालात को देखती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, और ताकि हम इस तरह की और सारी वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।